नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आर.के। काजल, 23 साल की उम्र में एक आम लड़का क्या सोचता है? करियर, प्यार या शादी? बिल्कुल आर.के, लेकिन एक 23 साल का लड़का ऐसा भी था जिसके सामने मौत खड़ी थी, फांसी का फंदा तैयार था, लेकिन वो रो नहीं रहा था। वो अपनी काल कोठरी में बैठकर किताबें पढ़ रहा था और नोट्स बना रहा था। जी हाँ, हम अक्सर भगत सिंह को एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में बम लिए हुए याद करते हैं, लेकिन उनकी असली ताकत गोली नहीं, उनकी बोली और उनके विचार थे। आज हम उस डायरी के पन्ने पलटेंगे जो उन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल की 4 दीवारों के बीच लिखी थी। आज हम बात कर रहे हैं भगत सिंह जेल डायरी की। ये डायरी सबूत है कि वो सिर्फ एक जोश से भरे नौजवान नहीं, बल्कि एक गहरे चिंतक थे। उनके ये शब्द आज भी किसी सोए हुए इंसान को जगाने की ताकत रखते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज़ादी का असली मतलब क्या होता है और इनकलाब सिर्फ नारों में नहीं, दिमाग में कैसे लाया जाता है, तो ये एपिसोड आपकी रगों में दौड़ते खून की रफ्तार बढ़ा देगा। चलिए शहीद आज़म के दिमाग में झांकते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। शहीद भगत सिंह की जेल डायरी के कुछ पन्ने। और देखिए, जब मैं डायरी कहती हूँ तो इसका मतलब वो नहीं है जिसमें कोई अपनी रोज की बातें या भावनाएं लिखता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक नोटबुक है, एक खजाना है जो उस नौजवान क्रांतिकारी के विचारों, उनके सवालों और ज्ञान की भूख से भरी हुई है। सही कहा आपने। ये डायरी एक तरह से कहें तो उनके दिमाग का नक्शा है। दिमाग का नक्शा, वाओ। हाँ, ये हमें उस भगत सिंह से मिलवाती है जो सिर्फ बंदूक उठाने वाले एक जोशीले क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक बहुत गहरे विचारक थे। वो सिर्फ ये नहीं पूछ रहे थे कि अंग्रेजों को कैसे भगाएं, बल्कि ये भी पूछ रहे थे कि आजादी के बाद का भारत कैसा होना चाहिए, समाज कैसा हो, इंसान का इंसान से रिश्ता कैसा हो। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश इसी नक्शे को समझने की है। हम सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी को याद नहीं कर रहे, बल्कि उस दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं जो सिर्फ 23 साल की उम्र में भविष्य की नींव रख रहा था। चलिए शुरू करते हैं। तो डायरी की बातों में उतरने से पहले मुझे लगता है उस इंसान को थोड़ा जानना जरूरी है जिसके दिमाग की ये उपज है। स्रोतों में उनके बचपन का एक किस्सा है जो मेरे दिमाग में एकदम अटक गया है। अच्छा। सिर्फ 5 साल के थे, अपने पिता के साथ खेत में गए और मिट्टी में छोटी छोटी तीलियां गाड़ने लगे। हाँ, वो बंदूकें बोने वाला किस्सा। हाँ, उनके पिता ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो जवाब मिला, बंदूकें बो रहा हूँ। जब ये उगेंगी तो हमारे पास बहुत सारी बंदूकें होंगी और हम अंग्रेजों से लड़ेंगे। सोचिए, 5 साल का बच्चा, और ये जज्बा कहीं बाहर से नहीं आया था। ये उनके खून में था, उनके घर के माहौल में था। उनके परिवार में भी स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना? हाँ, उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह, सब स्वतंत्रता सेनानी थे। और एक कमाल का संयोग है कि उनका जन्म भी उसी दिन हुआ जिस दिन उनके पिता और चाचा जेल से छूटकर घर आए थे। अरे वाह! इसीलिए उनकी दादी ने उन्हें भागों वाला कहा, मतलब किस्मत वाला, और वहीं से उनका नाम भगत सिंह पड़ा। तो देशभक्ति तो आप कह सकते हैं उन्हें विरासत में मिली थी। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि वो 5 साल का बच्चा और 23 साल का वो नौजवान जो फांसी पर चढ़ने वाला है, दोनों का सपना एक ही था, आजादी। और यही जज्बा उनकी आखिरी इच्छाओं में भी दिखता है। उन्होंने पंजाब के गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी जी, जिसमें उन्होंने मांग की कि उन्हें और उनके साथियों को आम मुजरिम ना समझा जाए। उन्होंने लिखा, हमने एक जंग छेड़ी है और हम युद्ध बंदी हैं, इसलिए हमें फांसी पर लटकाने की बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। एक सैनिक की तरह सम्मान की मौत। बिल्कुल। और उनकी अपनी माँ से जो आखिरी बातचीत हुई वो तो दिल को छू जाती है, और साथ ही उनके इरादों की बुलंदी भी दिखाती है। क्या बात हुई थी? जब उनकी माँ विद्यावती जी उनसे आखिरी बार मिलने जेल गईं, तो भगत सिंह ने उनसे कहा, माँ, जब मेरी लाश आए तो आप लेने मत आना, कुलबीर को भेज देना। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, कहीं आप रो पड़ी तो लोग कहेंगे कि देखो भगत सिंह की माँ रो रही है। हे भगवान! सोचिए, वो नौजवान अपने व्यक्तिगत दुख, अपनी माँ के आंसुओं से भी ज्यादा इस बात की परवाह कर रहा है कि उसकी शहादत देश के लिए कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत का प्रतीक बने। ये जज्बा, ये हिम्मत कहाँ से आती है? शायद इसका जवाब उनकी डायरी में ही छिपा है। चलिए अब सीधे उन पन्नों में उतरते हैं। और यहाँ जो पहली चीज मुझे हैरान करती है वो ये है कि एक आदमी जिसे पता है कि उसे कुछ हफ्तों में फांसी होने वाली है, वो अपनी आजादी की लड़ाई के बारे में नहीं, बल्कि हजारों साल पहले परिवार और शादी की संस्था कैसे बनी, इस पर नोट्स बना रहा है। हाँ, फ्रेडरिक एंगल्स की किताब से। जी।
कि मानव समाज कैसे असभ्यता से बर्बरता और फिर सभ्यता तक पहुंचा। ये बात समझ से परे है। ये असल में नहीं, समझ से परे नहीं, बल्कि ये उनकी सोच की गहराई को दिखाता है। कैसे? देखिए, वो सिर्फ सिस्टम बदलना नहीं चाहते थे, वो सिस्टम की बुनियाद को समझना चाहते थे। उनके लिए समस्या सिर्फ अंग्रेजों का राज नहीं थी। अच्छा। वो देख रहे थे कि समाज में शोषण की जड़ें बहुत गहरी हैं। वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो मेरा तेरा का कॉन्सेप्ट है, ये जो निजी संपत्ति का विचार है, ये आया कहां से। एंगल्स को पढ़कर वो समझ रहे थे कि कैसे संपत्ति ने परिवार की संरचना बदल दी, शादी को एक कानूनी समझौता बना दिया ताकि विरासत सही वारिस तक पहुंचे। वो बीमारी के लक्षणों का नहीं, बल्कि उसके डीएनए का विश्लेषण कर रहे थे। वाह, मतलब वो सिर्फ राजनीतिक आजादी की नहीं, बल्कि एक पूरी सामाजिक क्रांति की तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ वो अपने समय के अन्याय को भी बहुत ध्यान से दर्ज कर रहे थे। उन्होंने काकोरी कांड के शहीदों के बारे में लिखा है। हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह। जी, उनके बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। वो सिर्फ उनकी तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि बता रहे हैं कि कैसे उन लोगों ने हंसते हंसते मौत को गले लगाया। और ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये एक तरह का आरोप पत्र था। वो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का पर्दाफाश कर रहे थे। पर्दाफाश कैसे? वो बता रहे थे कि ये कैसा न्याय है जहां जज खुद मानता है कि ये नौजवान देशभक्त हैं, अपने किसी निजी फायदे के लिए नहीं लड़ रहे, लेकिन फिर भी उन्हें मौत की सजा सुनाता है। सही बात है। जब राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी से पहले दूध पीने से मना कर दिया और कहा, मैं अब अपनी माँ का दूध ही पीऊंगा, और फांसी के तख्ते पर जाते हुए नारा लगाया, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूँ, तो भगत सिंह इन शब्दों को दर्ज करके उस अन्याय को इतिहास का हिस्सा बना रहे थे। वो आने वाली पीढ़ियों को बता रहे थे कि आजादी किन कुर्बानियों से मिलती है। और यहीं से उनकी सोच एक और दिशा लेती है, जो है समाजवाद। जी। डायरी के पन्ने इस बात से भरे पड़े हैं कि वो पूंजीवाद की कमियों को कितनी बारीकी से समझ रहे थे। उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड के आंकड़े नोट किए हैं। हाँ, कि कैसे मुट्ठी भर लोग देश की आधी से ज्यादा दौलत पर कब्जा करके बैठे हैं। बिल्कुल। एक जगह वो लिखते हैं कि इंग्लैंड में आबादी का 9वां हिस्सा आधी दौलत का मालिक है, जबकि 2/3 आबादी यानी मजदूर बस किसी तरह गुजारा कर रही है। ये आंकड़े तो आज भी कितने सही लगते हैं। बिल्कुल। और उनके लिए पूंजीवाद का मतलब सिर्फ अमीर गरीब का फर्क नहीं था। तो फिर क्या था? इसका मतलब था एक ऐसा सिस्टम जहां एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण करके ही आगे बढ़ सकता है, चाहे वो मिल मालिक हो जो मजदूर का शोषण करे, या एक साम्राज्यवादी देश हो जो दूसरे देश को अपना गुलाम बनाए। इसीलिए वो इसे जड़ से उखाड़ना चाहते थे। उनकी लड़ाई सिर्फ राजनीतिक आजादी मतलब सत्ता का गोरों से भूरे हाथों में आना नहीं थी। वो आर्थिक आजादी चाहते थे, एक ऐसा समाज जहां कोई किसी का शोषण न कर सके। तो मतलब उनकी क्रांति का मतलब सिर्फ बम और पिस्तौल नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बम और पिस्तौल उनके लिए सिर्फ एक जरिया थे, बहरी सरकार को अपनी आवाज सुनाने का। अच्छा। असली क्रांति तो विचारों की थी। उनके नोट्स में विश्व क्रांति के 2 लक्ष्य साफ लिखे हैं। पहला, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना, और दूसरा क्या? मानवता की भलाई के लिए प्रकृति पर नियंत्रण पाना। वो एक ग्लोबल विजन देख रहे थे, एक ऐसी दुनिया का सपना जहां विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए हो, ना कि कुछ लोगों को और अमीर बनाने के लिए। कमाल है। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा कि वो कानून की इतनी बारीकियां समझ रहे थे, तो मुझे बहुत हैरानी हुई। ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि अपने केस के लिए खुद ही वकील की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अलग अलग तरह के कानूनों पर नोट्स बनाए हैं, प्राकृतिक कानून, सिविल कानून, पारंपरिक कानून, हाँ, और सजा के मकसद पर भी सवाल उठाए हैं कि क्या सजा का मकसद सिर्फ बदला लेना है या अपराधी को सुधारना भी है। जी, और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी, है ना? नहीं, वो असल में ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि न्याय होता क्या है। क्या कानून वो है जो बस राजा या सरकार बना दे, या कोई ऐसा प्राकृतिक कानून भी होता है जो कहता है कि किसी इंसान को गुलाम बनाना हमेशा गलत है, चाहे सरकार कोई भी हो। वो ब्रिटिश कानून को इसी कसौटी पर तौल रहे थे। बिल्कुल। उनके लिए अंग्रेजों का कानून सिर्फ ताकत का प्रदर्शन था, न्याय नहीं। डायरी में एक जगह एक बहुत गहरी बात लिखी है, राज्य मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य राज्य के लिए। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब है कि सरकारें और कानून लोगों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं,
लोग सरकारों के लिए नहीं बने हैं। अच्छा। अगर कोई कानून या कोई सरकार लोगों का भला करने की बजाय उन पर जुल्म करने लगे तो लोगों को उसे बदलने का पूरा हक है। उनके हिसाब से कानून और नैतिकता में एक गहरा रिश्ता होना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश राज में कानून सिर्फ दमन का एक औजार बन गया था जिसका नैतिकता से कोई लेना देना नहीं था। वो इसी अन्यायपूर्ण कानून को चुनौती दे रहे थे। जैसे जैसे हम डायरी के आखिरी पन्नों की तरफ बढ़ते हैं, माहौल थोड़ा और गंभीर हो जाता है। यहाँ जेल, मौत और कैदी होने पर लिखी गई कविताएं और उद्धरण हैं। लॉर्ड बायरन की एक कविता द प्रिजनर ऑफ चिलोन की कुछ पंक्तियां हैं। हाँ, जो एक कैदी की हालत को दिखाती हैं। जी, कि कैसे सालों तक कैद में रहने के बाद उसे अंधेरा ही अपना घर लगने लगता है। ये सब पढ़कर लगता है कि वो मौत के कितने करीब थे। हाँ, लेकिन यहाँ भी डर नहीं बल्कि एक बौद्धिक जिज्ञासा दिखती है। जिज्ञासा मौत को लेकर। हाँ, वो अपनी स्थिति को, अपनी भावनाओं को उन कवियों और लेखकों के शब्दों के जरिए समझने की कोशिश कर रहे थे जिन्होंने पहले भी ऐसी पीड़ा झेली है। वो मौत का सामना एक दार्शनिक की तरह कर रहे थे। वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जब इंसान को पता हो कि उसकी मौत निश्चित है तो उसके मन में क्या चलता है। ये सीधे उनके उस प्रसिद्ध विचार से जुड़ता है जो उन्होंने कहा था, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। बिल्कुल, उनकी शारीरिक कैद उनके विचारों की उड़ान को रोक नहीं पाई। तो इस सब को समेटते हुए हम क्या कह सकते हैं? ये डायरी भगत सिंह की उस छवि को तोड़ती है जो हम आमतौर पर देखते हैं, सिर्फ एक जोशीले बंदूकधारी क्रांतिकारी की। हाँ, वो उससे कहीं ज्यादा थे। वो एक पाठक थे, एक विचारक थे, एक दूरदर्शी इंसान थे जिनका ज्ञान और जिनकी चिंताएं सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं थीं। बिल्कुल, ये डायरी हमें याद दिलाती है कि सच्ची क्रांति सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से लड़ी जाती है। भगत सिंह सिर्फ इस पर नहीं सोच रहे थे कि कैसे आजाद होना है, बल्कि इस पर भी कि आजादी के बाद कैसा भारत बनाना है। हाँ, और यही चीज उन्हें अपने समय के कई दूसरे नेताओं से अलग करती है। उन्होंने अपने 23 साल के छोटे से जीवन में विचारों का जो भंडार हमें सौंपा है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। शायद पहले से भी ज्यादा। शायद पहले से भी ज्यादा। आज की चर्चा के अंत में एक सवाल मन में आता है। इन स्रोतों से ये बिल्कुल साफ है कि भगत सिंह सिर्फ ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं थे, बल्कि भारत के अंदर की सामाजिक बुराइयों जैसे जातिवाद और धार्मिक कट्टरता को लेकर भी बहुत चिंतित थे। उन्होंने डायरी में पश्चिमी शिक्षा पाए उन भारतीयों पर सवाल उठाया जो अंग्रेजों से तो लड़ते थे पर अपने ही समाज के अंदर मौजूद अत्याचारों की अनदेखी करते थे। जी, उन्होंने पूछा था कि ऐसे कितने पढ़े लिखे भारतीय हैं जिन्होंने ब्रिटिश नौकरशाही के खिलाफ तो आवाज उठाई लेकिन अपने ही देशवासियों को सामाजिक बुराइयों से मुक्त करने के लिए एक उंगली भी नहीं उठाई। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर भगत सिंह आज जीवित होते तो वे हमें किन सामाजिक बुराइयों का सामना करने के लिए उसी क्रांतिकारी जोश के साथ प्रेरित करते। तो दोस्तों, ये थे भगत सिंह की जेल डायरी के वो अंश जो साबित करते हैं कि वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। भगत सिंह सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि हमारी सोच में जिंदा रहने चाहिए। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड आपके अंदर देशभक्ति की एक नई मशाल जलाएगा। अगर आज आपके रोंगटे खड़े हुए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि दें। इस वीडियो को हर एक भारतीय के साथ, खास तौर पर आज के युवाओं के साथ शेयर जरूर करें। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा हीरो असल में कितना पढ़ा लिखा और समझदार था। और अब आज का वो सवाल जो शायद भगत सिंह भी आपसे पूछना चाहते, इसका जवाब आपको बहुत सोच समझकर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। भगत सिंह का सपना था एक ऐसा भारत जहां सिर्फ अंग्रेजों का राज ना हटे बल्कि गरीबी और भेदभाव भी खत्म हो। अगर आज भगत सिंह वापस आ जाएं तो क्या वो आज के भारत को देखकर खुश होंगे या दुखी, और क्यों? कड़वा है पर सच लिखिएगा। हम आपकी राय जानना चाहते हैं। मैं काजल और मैं आर.के. आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और नई किताब के साथ। तब तक के लिए इंकलाब जिंदाबाद।